बट एट टाइम जब कोचिंग वाले वो लेते थे मॉक टेस्ट, तो उसमें भी इतना कुछ आउट ऑफ एनसीईआरटी नहीं आता था क्योंकि वो लाइक नीट सेंट्रिक होते थे। तो फिर अंडरस्टैंडिंग बन गई थी कि आना तो एनसीईआरटी से ही है, तो एनसीईआरटी को थॉरोली पढ़ लो। लाइक जो नेम्ड रिएक्शंस होते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं कि वो तो टिप्स में होने ही चाहिए क्योंकि उनकी प्रोबेबिलिटी एग्जाम में आने की ज़्यादा होती है। ओके। एंड लाइक कुछ रिएक्शंस होते हैं जिसमें लगता है कि इनको रखनी पड़ेगी, तो उन रिएक्शंस में जितना बेटर टीचर की हेल्प से मैकेनिज्म अंडरस्टैंड करने में एफर्ट दोगे उतना बेटर वो याद रहेंगे। तो कंपटीशन काफ़ी होता है, उससे नेचुरली प्रेशर भी बिल्डअप हो जाता है, बट उस टाइम पे कंपटीशन पे इतना फोकस ना करके अपने पेपर पे फोकस करना चाहिए, अपनी एबिलिटीज़ पर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। Hello everyone, welcome to Chamomile TV Toppers and initiated by Unacademy at CTwT। हम आपके लिए हमेशा नई नई स्टोरीज लेकर के आते रहते हैं नीट यूजी के टॉपर्स की। आज इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हमारे साथ यहाँ पर है वरुण with a score of 706 out of 720 in NEET UG 2023 All India rank of 80। So most welcome Varun to Chamomile TV Toppers। ठीक है, तो यार सबसे पहले मैं हमेशा ये सवाल पूछता हूँ शुरुआत में कि हाउ इज दिस फीलिंग, तो कैसा महसूस हो रहा है इतना शानदार परफॉर्म करके? इसलिए काफ़ी अमेजिंग फीलिंग है, अचीवमेंट वाली फीलिंग आ रही है बिकॉज 2 years प्रिपेयर किया था इसी डे के लिए। सो या फीलिंग काफ़ी ऑसम है। ओके, तो एक बार अपने बैकग्राउंड के बारे में बता दो और मतलब कि फ्रेशर हो ड्रॉपर हो, एक बार हमारे व्यूअर्स को बता दो। मैं फ्रेशर हूँ, तो मेरे फादर एक बिजनेसमैन है एंड मदर हाउसवाइफ है, एंड मेरे ब्रदर ने अभी बीकॉम ऑनर्स डिग्री कंप्लीट की है। ओके, एंड ही इज करंटली परस्यूइंग सीए। तो यार बिफोर वी मूव अहेड विद द टेक्निकलिटीज ऑफ द प्रिपरेशन, पहले तो ये बताओ कि नीट यूजी ही क्यों, मेडिकल प्रोफेशन ही क्यों, और कुछ क्यों नहीं? इट्स लाइक कि शुरू से ही मेरा बायोलॉजी में काफ़ी इंटरेस्ट रहा है, तो मेन रीज़न इस फील्ड को चूज़ करने का तो वही था। बाकी जो एक डॉक्टर का प्रोफेशन है वो काफ़ी नोबल और रिस्पेक्टफुल है, तो इन ऑर्डर टू सर्व माई फेलो मैन आई डिसाइडेड टू चूज दिस फील्ड। ओके, दैट्स ग्रेट। अब ये जो तुम्हारे 2 साल की प्रिपरेशन का नतीजा इतना शानदार रिजल्ट लेकर के निकलो, सब्जेक्ट वाइज भी एक बार स्कोर्स मेंशन कर दो। ओके, सो इन फिजिक्स आई स्कोर्ड 175, इन केमिस्ट्री आई स्कोर्ड 171, ओके, एंड इन बॉटनी एंड ज़ूलॉजी आई स्कोर्ड 180। तो 360 और 360 इन बायोलॉजी और बाकी 2 सब्जेक्ट्स। ठीक है, ग्रेट। अब हम सब्जेक्ट वाइज बातों को शुरू करते हैं बिकॉज हम टू द पॉइंट क्रिस्प रखते हैं और जितना रियल रॉ रख सकते हो उतना रियल और रॉ रखना इन चीज़ों को। हम स्टार्ट करते हैं ऐसे सब्जेक्ट के साथ जिससे खौफ होता है करीब करीब हर नीट एस्पिरेंट को जो प्रिपरेशन शुरू करता है। क्या है वो? फिजिक्स। देखो तुम्हें ही पता है, तो क्या ये खौफ तुम्हारे अंदर भी था? अगर ये खौफ था तो इसको कैसे मैनेज किया, इसको कैसे फिक्स किया तुमने? सो फिजिक्स के लिए डर मेरा 11th में था क्योंकि मेरा इंक्लिनेशन हमेशा बायोलॉजी के टुवर्ड्स रहा है। 11th में काफ़ी टाइम मैं बायोलॉजी को दिया करता था। फिजिक्स में मेरे काफ़ी बैकलॉग्स थे 11th में, बट 12th में मुझे हरप्रीत सर ने पढ़ाया, तो ही रियली किंडल्ड एन इंटरेस्ट फॉर फिजिक्स इन मी। सो 12th में फिजिक्स एंड केमिस्ट्री वर लाइक माई मेन इंटरेस्ट इंस्टेड ऑफ बायोलॉजी। बायो से इंटरेस्ट कम हो गया था तुम्हारा? इतना अच्छा पढ़ा दिया सर ने। यस। ओके, तो अब तो डर वाली बात तो शुरुआत में था, फिर अपने आप डर क्योंकि तुम्हें मजा आने लगा तो वो डर खत्म हो गया। ठीक है, अब यार फिजिक्स को पढ़ें कैसे, क्या अप्रोच रहना चाहिए, कौन सी किताबें फॉलो करनी चाहिए थ्योरी के लिए? एच.सी. वर्मा वगैरह भी क्या तुमने लगाई थी, या प्रैक्टिस के लिए कौन सी बुक्स फॉलो करनी चाहिए? एक बार अच्छे से डिटेल में हमारे व्यूअर्स को बताओ। सो कॉन्सेप्ट्स के लिए तो टीचर्स के नोट्स बेस्ट होते हैं। अगर थ्योरी रेफर करनी है तो एच.सी. वर्मा इज द बेस्ट बुक फॉर थ्योरी, एंड कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस भी उसमें बहुत अच्छे होते हैं कॉन्सेप्ट स्ट्रेंथन करने के लिए। मेन फिजिक्स में एनसीईआरटी के एग्जांपल्स एंड एक्सरसाइजेस सारी लाइक कंप्लीट होनी चाहिए, क्योंकि जो नीट में जो क्वेश्चंस का लेवल आता है वो एनसीईआरटी बेस्ड ही होता है, एंड एनसीईआरटी के क्वेश्चंस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छा स्ट्रेंथन करते हैं। ओके, फिजिक्स में क्या एनसीईआरटी रीडिंग रिकमेंड करोगे तुम एस्पिरेंट्स को? एनसीईआरटी रीडिंग लाइक मॉडर्न फिजिक्स के जो चैप्टर्स हैं एंड जो थोड़े से थियोरेटिकल चैप्टर्स हैं उनमें एनसीईआरटी की रीडिंग इज लाइक अ मस्ट,
ओके बाकी लाइक मैकेनिक्स है, देयर इज ऑप्टिक्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स, उसमें एनसीईआरटी की रीडिंग इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है एज कम्पेयर टू अदर्स। मतलब कुछ पिन पॉइंट जैसे कि मॉडर्न तुमने बताया और चैप्टर्स में। हाँ जी, जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स चैप्टर, ओके देन रे ऑप्टिक्स, तो ऐसे चैप्टर्स में एनसीईआरटी की रीडिंग इज अ मस्ट। ओके एंड उसके साथ हमें सारे इन टेक्स्ट क्वेश्चंस का ध्यान रखना है और एक्सरसाइजेस का ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, फिजिक्स की जब हम बात करते हैं तो फिजिक्स में प्रैक्टिस ऑब्वियस सी बात है बहुत ज्यादा रोल प्ले करती है कंपेयर टू बायोलॉजी के कंपैरिजन में। तो प्रैक्टिस के लिए क्या रिकमेंड करोगे कि पहले हमें सारे नीट के पीवाईक्यूज करने चाहिए कि जेई के पीवाईक्यूज भी करने चाहिए कि और क्या क्या रिसोर्सेज फॉलो करने चाहिए? ओके, सो प्रैक्टिस मैंने फिजिक्स की कोचिंग के मॉड्यूल से की थी थ्रू आउट 11th एंड 12th, एंड पीवाईक्यूज मैं साथ साथ करते रहता था। बाकी प्रीवियस ईयर के पेपर्स जैसे 3 या 20 मिनट्स बैठ के वो मैंने लास्ट 1 मंथ में सॉल्व किए थे। अच्छा, सीधा ईयर बाय ईयर तुम सॉल्व कर रहे थे? हाँ जी। ओके, जेई के पीवाईक्यूज रिकमेंड करोगे क्या नीट एस्पिरेंट्स को? जेई के पीवाईक्यूज, जेई मेंस के पीवाईक्यूज करना बेनिफिशियल होता है, एडवांस के पीवाईक्यूज से इतना बेनिफिट नहीं। ओके, तुमने किए थे क्या? मैंने 1 और या फिर 2 इयर्स के किए थे। ओके, बट बेसिकली मेंस लगा ही लेना चाहिए आइडियली, है ना? ओके ग्रेट। अब हम आते हैं फिजिक्स, चलो हमने पढ़ ली अच्छे से, थ्योरी समझ ली, सब कुछ कर लिया, फिर अब हम उतर रहे हैं प्रैक्टिस के ऊपर, ठीक है। अब यार कोई भी बच्चा प्रैक्टिस करने उतरता है, 11th में हो सकता है तुम्हारे साथ भी रहा हो, तो प्रैक्टिस में जब हम क्वेश्चंस लगाने बैठे तो 1 2 3 4 10 क्वेश्चंस तुम्हारे सामने, पहला बन गया, आसान क्वेश्चन था, सबसे बन रहा था, लेकिन दूसरा नहीं बना, मे बी तुम कॉन्सेप्ट ही भूल गए हो, तीसरा भी नहीं बना, आइडिया ही नहीं लगा पूछना क्या चाह रहा है, चौथा भी नहीं बना, 5वें तक आते आते हालत एकदम टाइट हो जाती है। क्या ऐसा सिचुएशन कभी आया था? हाँ, ये आता है, मेरे साथ 11th में आया था कि तो काफी सारे क्वेश्चंस नहीं होते थे, तो फिर एट द एंड गिव अप ही हो जाता था कि दूसरा सब्जेक्ट ही उठा लो, क्योंकि फिर लाइक डाउन फील होता है अगर इतने सारे क्वेश्चंस नहीं होते तो। सो इस केस में मैं यही रिकमेंड करूंगा कि अगर क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते हैं तो टीचर्स से पूछना इज अ मस्ट, क्योंकि अगर वो क्वेश्चन फिर नीट में उठ के आ गया तो फिर वो रिग्रेट रह जाएगा, क्वेश्चन हमने देखा था बट क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाए। ये जो तुमने अभी कहा कि गिव अप करने का मन करता था, ऐसा लगभग बहुत सारे नीट एस्पिरेंट्स फेस करते हैं ये प्रॉब्लम, कि यार अब बोलते हैं यार अब मेरे से कुछ नहीं हो रहा, किताब बंद करके रख दो। इसको डील कैसे किया जाए, खासकर फिजिक्स में? ऐसे में लाइक एक कंपेनियन होना बहुत ज़रूरी है जो कि आपको सही राह पे लाइक गाइड करे। मेरे साथ में टीचर्स थे, पेरेंट्स थे, सो दे हेल्प मी टू कीप स्टे ऑन ट्रैक। तो ऐसे में मोटिवेटेड होना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि प्रिपरेशन काफ़ी लंबी है, इट्स अ 2 ईयर प्रिपरेशन ओवर 3 years इन केस ऑफ टॉपर्स। तो इसमें काफ़ी अप्स एंड डाउन्स आएंगे, बट हैविंग अ कंपेनियन विद whom we can discuss everything and who can motivate you to stay on track, ये होना काफ़ी ज़रूरी है। तो ये मोटिवेशन तुम भी ऐसे YouTube पे मोटिवेशन खोज के मोटिवेट हुआ करते थे कि कहाँ सोर्स ऑफ मोटिवेशन वाज जस्ट योर पेरेंट्स एंड टीचर्स की? फ्रेंड्स भी थे, पेरेंट्स भी थे, टीचर्स भी थे। यूट्यूब से मोटिवेशन इतनी नहीं मिली क्योंकि मैंने इतना यूज़ नहीं किया था। अच्छा, फॉर मोटिवेशन यूट्यूब। बाकी जब कभी डाउन फील करता था तो आई यूज्ड टू रिजॉर्ट टू माय हॉबीज लाइक प्लेइंग बैडमिंटन एंड टेबल टेनिस, एंड लिसनिंग टू म्यूजिक रियली हेल्प मी टू सूथ। ओके ग्रेट, तो मतलब हॉबीज को भी साथ साथ करते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ पढ़ाई की हो, है ना? ओके ग्रेट। अच्छा, जब हम पढ़ाई की बात कर रहे हैं तो एक बड़ा कॉमन क्वेश्चन तुमसे लोग पूछते होंगे, जूनियर्स पूछते होंगे कि भैया कितने घंटे पढ़ना चाहिए, क्या 15 घंटे पढ़े तभी नीट क्रैक होगा? तो कितने घंटे तुम पढ़ते थे, एकदम सच सच बोलना? मैं जैसे थ्रू आउट लाइक 1.5 year शुरू के, तो 11th में तो ऐसा होता था कि 7 to 8 hours a day, 12th में आके थोड़ा बोर्ड्स का भी प्रेशर आ जाता था। एंड 7 to 8 hours अपार्ट फ्रॉम कोचिंग बता रहे हो? अपार्ट फ्रॉम कोचिंग, मेरा एक्चुअली वीकेंड क्लासेस थी, तो मुझे वीकडे के 5 days फॉर सेल्फ स्टडी मिल जाते थे। अच्छा, 11th में तो एज सच स्कूल भी इतना नहीं था क्योंकि ऑनलाइन चल रहा था, तो 7 to 8 hours a day 11th में। तो 12th में आके स्कूलिंग का भी हो गया था, ऑफलाइन हो गया था, बोर्ड्स का भी प्रेशर आ जाता है, तो 10 to 12 hours a day हो जाता है 12th में। एंड लास्ट के लाइक 2 to 3 months में जब सिर्फ नीट ही नीट दिखता था, तो उसमें तो अराउंड 13 to 14 hours a day इतना तुमने मेहनत करी है। हाँ जी, ठीक है। अब इसमें जब हम एक डे में 13 से 14 घंटे पढ़ने की बात करते हैं, इसमें काफी एस्पिरेंट क्या सोचेगा कि यार चलो ऐसा आप 13 घंटे बैठ जाते हैं, टेबल चेयर में बैठेंगे, किताब खोल के बैठ जाएंगे।
कि दिमाग में प्लान क्लियर होना चाहिए, कि एक टाइम टेबल होना चाहिए कि हम इतने बजे से इतने बजे तक फिजिक्स पढ़े। अब हमारा फिजिक्स जैसे मान लो मैंने 10 से 12 फिजिक्स डिसाइड किया, अब 12 बज गए, जैसे ही 12 बजे मैंने तुरंत किताब बंद कर दी। क्या ऐसा प्लान होना चाहिए कि एक आइडियल स्टडी प्लान क्या होना चाहिए डेली बेसिस पर? मैंने ऐसा कोई टाइम टेबल नहीं बनाया था कि मुझे इतने घंटे से इतने घंटे तक ये सब्जेक्ट पढ़ना है। मैं ऐसा ना एक गोल सेट कर लेता था कि इस दिन में मेरे को ये चैप्टर्स रिवाइज करने हैं, फिर ये चैप्टर्स की प्रैक्टिस करनी है, जैसे इन केस ऑफ फिजिक्स। तो गोल ये होना चाहिए कि ये चीज़ इस दिन कंप्लीट करनी है, रादर देन कि इतने घंटे पढ़ना है। क्योंकि उस घंटे में अगर मान लो कंसंट्रेशन नहीं बैठा, कुछ ब्रेक्स लेने पड़ गए, तो फिर वो डाउन फीलिंग ही आती है। और इसमें ये भी प्रॉब्लम होती है ना कि मान लो एक दिन तुमने टारगेट बनाया और टारगेट पूरा नहीं हुआ, तो भी बड़ा डिप्रेशन सा आता है कि यार अब हमारा क्या होगा। तो फिर वो जो टारगेट पूरा नहीं हुआ उसको नेक्स्ट डे पे शिफ्ट कर दो, और तो कोई मींस है नहीं उसको करने का। राइट, ठीक है। तो ऐसा कोई फिक्स टाइम टेबल तुमने नहीं बनाया, गोल्स डिसाइड किए और डेली बेसिस पे गोल्स को फिनिश करते गए। क्योंकि तुमने 11th 12th के साथ ही नीट को क्रैक किया है, एक प्रॉब्लम और आती है, जैसे अभी तुमने कहा ना कि मान लो एक दिन में गोल्स पूरे नहीं हो पाए। कभी कभी क्या होता है, हम कुछ रीजन से 2-4 दिन नहीं पढ़ पाते, मान लो ब्रेक आ गई पढ़ाई पे, एक हफ्ते का ब्रेक आ गया। इस एक हफ्ते के ब्रेक के चक्कर में बैकलॉग क्रिएट हुआ। अब जब हम मान लो संडे तक हमारा ब्रेक आया हुआ, अब हम मंडे को क्लासरूम में गए, क्लासरूम में एक टॉपिक चल रहा है, हमने एक एस्पिरेंट ऐसा सोचता है कि यार ऐसा करते हैं जो चल रहा है अभी उसको रोकते हैं, पहले बैकलॉग करते हैं और फिर लाइव क्लास कंटिन्यू करेंगे। तो तुम क्या सजेस्ट करोगे और क्या कभी ऐसा तुम्हारे साथ हुआ था? अगर ऐसा ब्रेक आ जाता है तो जो उस टाइम क्लासरूम में चल रहा है उसी को कंटिन्यू करना चाहिए, बैकलॉग के लिए अलग से टाइम निकाल देना चाहिए। क्योंकि अगर उस टाइम बैकलॉग क्लियर करोगे तो फिर जो अभी चल रहा है वो बाद के लिए बैकलॉग हो जाएगा, तो वो साइकिल में फंस जाएंगे। वो साइकिल में फंस जाएंगे बैकलॉग्स की। तो जो अभी चल रहा है उसे फोकस करना चाहिए, बैकलॉग्स के लिए अलग से टाइम निकालना चाहिए। तो मेरे हिसाब से हमने फिजिक्स पे बात करी, टाइम टेबल पर बात करी, गोल सेटिंग पे हमने बात करी, बैकलॉग पे बात करी। फिजिक्स में बुक लिस्ट में मैं मॉड्यूल लेकर के चलूं और एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक and HC Verma for theory and some conceptual questions. ठीक है, HC Verma for theory and conceptual questions, राइट? और प्रैक्टिस के लिए अलग से कोई किताब इसको छोड़ करके? नहीं, बस मैंने लास्ट के 1 मंथ में प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व किए, प्रीवियस ईयर के बैंक लगाए। ठीक है, तो आई होप दिस इज एनफ। अब हम चलते हैं दूसरे सब्जेक्ट की तरफ, बायोलॉजी पर चलते हैं। लगभग हर नीट एस्पिरेंट का फेवरेट सब्जेक्ट रहता है। तुमने कहा लेकिन 12th में तुम्हारा कम फेवरेट हो गया था, बट फुल स्कोर तुमने किया है उसमें। तो बायोलॉजी के अगर मैं पूरे सिलेबस को देखता हूँ तो मैं 2 पार्ट में अगर स्प्लिट करता हूँ, एक पार्ट में वो लेके आता हूँ जो कंसेप्चुअल पार्ट है, एक पार्ट में वो लेके आता हूँ जो रट्टा मार पार्ट है, ऐसा है। एक फिजियोलॉजी का, जेनेटिक्स का सेक्शन है और एक मॉर्फोलॉजी है ना? तो डाइवर्सिटी के एग्जांपल्स हैं। तो पहले तो बताओ ये रटने वाले पार्ट को डील कैसे करे एक नीट एस्पिरेंट? रटने वाले पार्ट को लाइक हर फोर्टनाइट उसको ना रिवाइज करना चाहिए। क्योंकि मेरा तो ऐसा था कि रटने वाला पार्ट मेरा वीक पोर्शन था, वीक एरिया था, तो उसको लाइक मैं हर फोर्टनाइट में रिवाइज करता था जिससे कि वो ऑन टिप्स रहे। मैं जैसे लास्ट वीक भी नीट से 1 वीक पहले मैंने इन्हीं टॉपिक्स को रिवाइज किया था, क्योंकि जितना नीट के पेपर से पहले जितना नीट के पेपर से पास उसको रिवाइज करो ना, उतना बेटर वो उस टाइम रिटेन रहता है। तो कॉन्सेप्चुअल चीज़ें तो पहले अगर रिवाइज कर लो तब भी वो रिटेन रहती हैं, पर रटने वाला जितना पेपर के पास रिवाइज करो उतना बेटर वो रिटेन। मल्टीपल रिवीजन एक सॉल्यूशन है, मल्टीपल रिवीजन एक सॉल्यूशन। कोई शॉर्टकट है इसका? शॉर्टकट तो लाइक जैसे रटने वाले पोर्शन केमिस्ट्री में तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो उसमें मैंने तो नोट्स बना लिए थे, क्योंकि ना एनसीईआरटी में इट्स लाइक थ्योरी एंड थ्योरी एंड थ्योरी, तो उसको पढ़ने में काफी टीडियस मोनोटोनस सा लगता है। अगर खुद के नोट्स होते हैं तो बेटर समझ भी आता है एंड बेटर वो मेमोराइज भी रहता है। बायो में जो रटने वाली चीजें जैसे काफी सारे फैक्ट्स भी हैं, डेटा भी है, ईयर्स भी हैं, एग्जांपल्स भी हैं, तो उनके लिए लाइक 1 मंथ लास्ट का 1 मंथ है, उसके लिए ना प्री प्लानिंग कर लेनी चाहिए। उसके लिए उसकी शीट्स बना लो कि जो डेटा है, जो ईयर्स हैं, जो एग्जांपल्स हैं, और फिर एंड में उनको रिवाइज करो। अच्छा, ये शीट्स तुम खुद बनाते थे कि कहीं से ले लेते थे? खुद बनाते थे। ओके, तो एंड में उनको रिवाइज करने से काफी बेनिफिट होता है। ठीक है, तो लिख के बार मल्टीपल रिवीजन ही किया तुमने और याद हुआ और बढ़िया स्कोर किया तुमने। ठीक है, ग्रेट। तो बायोलॉजी के रट्टा मार का ये एक सॉल्यूशन रहता है। अब हम आते हैं बायोलॉजी में ही स्पेसिफिकली रट्टा मार पे अगर मैं बात करूं, कितना जरूरी है अपने आप को एनसीईआरटी सेंट्रिक रखना? बिकॉज आज के टाइम पे भी बहुत सारे ऐसे नीट एस्पिरेंट्स हैं जो आउट ऑफ एनसीईआरटी भी कंटेंट इर्द गिर्द घूमाते हैं। पहले तो ये बताओ
ये 11th में क्या ऐसा तुमने भी किया था? एनसीईआरटी के ज्यादा बाहर बाहर घूमने गए थे कहीं पे? 11th में काफी हुए थे, क्योंकि हर कोचिंग में ऐसा होता है कि आउट ऑफ एनसीईआरटी काफी कुछ पढ़ाया जाता है बायोलॉजी में। तो 11th में मैंने एनसीईआरटी बेयरली पढ़ी थी बायोलॉजी की। बाहर से जैसे मॉड्यूल से पढ़ लिया, कुछ आउट ऑफ एनसीईआरटी पढ़ लिया, बट एट द एंड उससे कुछ बेनिफिट नहीं हुआ, क्योंकि जो एग्जाम आ रहे हैं लास्ट 2 to 3 years में, दैट इज ओनली एनसीईआरटी सेंट्रिक, राइट। तो एट द एंड मुझे लास्ट के 4 months में एनसीईआरटी पर ही ध्यान देना पड़ा, तो मेरे को एनसीईआरटी बार बार पढ़नी पड़ी थी। तो शुरू से अगर मैं वो करता तो आई होप बेटर हो पाता जितना भी। बहुत अच्छा किया है वैसे तुमने ऑलरेडी। 706 उसको और टेंशन मत लो, और बेटर ठीक है 720 हो जाता है ना ये में, लेकिन अभी भी 360 लेके आए। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ स्कोर नहीं, मतलब इन टर्म्स ऑफ द प्रेशर आई फेल्ट इन द लास्ट, वो भी एक बात। तो एनसीईआरटी रीडिंग एक मस्ट डू है, राइट। अच्छा, जो बच्चे, क्योंकि 11th में ये भी होता है कि यार नया नया पढ़ना शुरू किए, अब बायो हमारी फेवरेट है तो खूब पढ़ेंगे, और खूब पढ़ने के चक्कर में लॉस काफी हो जाता है। ठीक है, खैर मैं था इसके ऊपर, तो जैसे एग्जाम्पल्स हैं, मॉर्फोलॉजी में एग्जाम्पल्स हैं, डाइवर्सिटी में एग्जाम्पल्स हैं, उन एग्जाम्पल्स में क्या हमें एनसीईआरटी से बिल्कुल भी बाहर जाने की जरूरत है? एक भी एग्जाम्पल्स में बिल्कुल भी बाहर जाने की जरूरत नहीं है। एग्जाम्पल्स की शीट्स शुरू से बनाना चाहिए, और फिर लास्ट में उसके रिवीजन से वो काफी अच्छा रिटेन करती है। अब हम आते हैं कंसेप्चुअल रट्टा सब मिला देते हैं एक साथ। इन दोनों को मिला करके आजकल बायोलॉजी में एक ट्रेंड नया सा सेट हो रखा है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस का, असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चंस का। मतलब पेपर काफी एनालिटिकल सा होता जा रहा है, मतलब अच्छा पेपर तो होना चाहिए था। तो इस तरह के क्वेश्चंस पे अप्रोच करने का, कि काफी बच्चे ऐसा कहते हैं कि असर्शन रीजन में खूब गलतियां हो रही हैं, हम ऑप्शन 1 and 2 में कंफ्यूज हैं कि असर्शन रीजन बोथ करेक्ट, बट इज इट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन और नॉट? सारा कंफ्यूजन यही है। इसके लिए क्या एडवाइस करोगे? जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं बायोलॉजी में, वो मोस्टली कॉन्सेप्चुअल पार्ट से आते हैं, राइट। एंड कॉन्सेप्चुअल पार्ट को स्ट्रेंथन करने के लिए इसमें टीचर्स का बहुत ज्यादा रोल होता है, कि हाउ दे पुट फॉरवर्ड द कॉन्सेप्ट्स इन फ्रंट ऑफ यू। तो रेगुलरली क्लासेस अटेंड करने से एंड विद फोकस अटेंड करने से इन कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रेंथन किया जा सकता है। कॉन्सेप्ट्स के लिए आई डोंट थिंक किसी और बुक को रेफर करने की जरूरत है। बायोलॉजी में आई वुड से ओनली स्टिक टू एनसीईआरटी। कॉन्सेप्ट्स उससे भी स्ट्रेंथन हो जाते हैं, बाकी टीचर्स तो हैं ही, एंड इससे लाइक स्टेटमेंट बेस्ड एंड असर्शन रिलेटेड क्वेश्चंस आराम से हो जाते हैं। ठीक है, तो कंसेप्ट स्ट्रेंथन करो, एनसीईआरटी की रीडिंग करो, और टीचर्स तो हैं ही, जितना पूछना है पूछते चलो। यही है सिंपल सी बात। ठीक है, बायोलॉजी में नोट मेकिंग पे क्या एडवाइस करोगे? नोट्स लिखने चाहिए, बहुत ज़्यादा लिखने चाहिए, कि खाली शॉर्ट नोट्स बनाने चाहिए, कि खाली शीट्स बनानी चाहिए, क्या करना चाहिए? शॉर्ट नोट्स बनाने चाहिए, एंड शीट्स बहुत एक्सटेंसिव नोट्स ही बनाने चाहिए, क्योंकि एट द एंड जाना तो एनसीईआरटी पर ही है घूम फिर के। तो शॉर्ट नोट्स बना लो जिन टॉपिक्स में वीक हो, जो वीक एरियाज है उनके शॉर्ट नोट्स बना लिए, एंड जो रोट लर्निंग वाले एरियाज हैं उनकी शीट्स बना ली। तो शॉर्ट नोट्स भी रखनी है, शीट्स भी रखनी है। अच्छा, एनसीईआरटी रीडिंग कैसे करें, ये भी एक सवाल आता है। तो बहुत ही कॉमन सी बात है, किताब खोलो पढ़ने लगो, मगर फिर भी ये बहुत लोगों का सवाल होता है। तो कैसे सजेस्ट करना चाहोगे कि बुक को मोस्ट एफिशिएंटली रीड कैसे किया जाए? ओके, तो लाइक टॉपिक वाइज रीड करना चाहिए एनसीईआरटी को, रादर देन चैप्टर वाइज। ओके, लाइक एक टॉपिक उठा लो, उसको रीड कर लो, जैसे कोई कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है, उसको रीड किया, कुछ डाउट्स आए, वो डाउट्स उसी टाइम टीचर्स से क्लियर कर लो। इससे एनसीईआरटी की अंडरस्टैंडिंग बेटर हो जाती है, क्योंकि एनसीईआरटी की जो लैंग्वेज है, इट इज नॉट लाइक खुद से पढ़ने से इतनी जल्दी समझ आ जाएगा। तो उसमें टीचर्स का काफी रोल रहता है कि एनसीईआरटी की जो स्टेटमेंट्स हैं उनको समझाने में एंड लाइक एफिशिएंटली डिलीवर करने में। ओके, तो एनसीईआरटी की रीडिंग लाइक रेगुलरली होनी चाहिए, काफी बार होनी चाहिए, एंड जो एनसीईआरटी के स्टेटमेंट्स में डाउट्स हैं वो टीचर्स से क्लियर करते रहे। करीब करीब कितनी बार पढ़ी थी तुमने एनसीईआरटी? एनसीईआरटी मैंने बायो की तो अराउंड 4 times, 4-5 times करीब करीब। ठीक है, ग्रेट। अब हम आते हैं बायोलॉजी में थ्योरी वर्सेस क्वेश्चन प्रैक्टिस, किसको ज्यादा वेटेज दोगे? थ्योरी को। क्वेश्चन प्रैक्टिस अगर 100% में डिवाइड करूं तो 60-40, 40-60 क्या कह सकता हूं? इट्स लाइक क्वेश्चन प्रैक्टिस लास्ट के कुछ महीनों में इतनी ज्यादा नहीं करनी चाहिए। अच्छा, मतलब मैंने तो नहीं की थी। ओके, मतलब मॉक टेस्ट देता था, बट लाइक एक चैप्टर पढ़ा, उसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करी, इतना मैंने नहीं किया। तो वो मैंने
लाइक प्रिपरेशन की शुरू की 1.5 ईयर में किया था ओके कि चैप्टर पढ़ा, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करी, क्योंकि बहुत कम चांस होते हैं कि सेम क्वेश्चन उठ के आ जाए, और अगर आता भी है तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस तो फैक्चुअल होते हैं। हाँ। है ना, थ्योरी अगर आती है तो फिर वो क्वेश्चंस हो ही जाते हैं। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस से ज़्यादा फायदा फिजिक्स और केमिस्ट्री में होता है रादर देन बायोलॉजी। बायोलॉजी में जितनी ज़्यादा थ्योरी स्ट्रांग है उतना बेटर वो सेक्शन ज़्यादा जल्दी कंप्लीट भी हो जाएगा एंड स्कोर भी बेटर हो। राइट। तो तुमने ज्यादा थ्योरी को वेटेज दे रखी है कंपेयर टू क्वेश्चन प्रैक्टिस। ठीक है, अब ठीक है, बायोलॉजी में हमने इतना सब करा, फिजिक्स में भी हमने इतना सब करा, सब नोट्स और बना लिए, सब तैयार। अब मान लो फिजिक्स और बायोलॉजी का सिलेबस खत्म हुआ, ठीक है, अब सवाल आता है कि यार इतना सब रिवाइज कैसे करें। तो अगर मैं सिर्फ फिजिक्स बायोलॉजी के रिवीजन की बात करूं तो कैसे रिवीजन किया करते थे इनका? नीट जब पास आता चला गया या डेली बेसिस पे रिवीजन लगता है बायोलॉजी में, सो कैसे इंश्योर करें कि जो हम पढ़ते जा रहे हैं वो हम रिटेन करते जा रहे हैं, डेली बेसिस पे रिवाइज करते जा रहे हैं? इट्स लाइक कि हर दिन में कुछ टाइम हर सब्जेक्ट के लिए निकालना पड़ेगा उनके रिवीजन के लिए। लाइक एक दिन में फिजिक्स के 2 चैप्टर्स का रिवीजन कर लिया, बायोलॉजी के 2 चैप्टर्स का रिवीजन कर लिया, केमिस्ट्री के 2 चैप्टर्स का रिवीजन कर लिया। ऐसे कर करके रेगुलरली जब रिवीजन होगा तभी वो कॉन्सेप्ट्स रिटेन भी रहेंगे। ओके, तो हर दिन में कुछ टाइम हर सब्जेक्ट के लिए निकालने से। लेकिन ये रेगुलर रिवीजन में जो एक एस्पिरेंट सबसे बड़ी प्रॉब्लम फेस करता है वो यही है ना, क्योंकि बहुत बल्क में कंटेंट है, कंटेंट कम तो बिल्कुल नहीं है। तो अगर वो एक दिन में मान लो मैंने डिसाइड किया कि आज मुझे पूरी 11th रिवाइज करनी है, तो क्या मैं ऐसे टारगेट्स बनाए करते थे? नहीं, इतने लाइक ये तो अचीव ही नहीं हो सकते ना टारगेट्स, एक दिन में सारी 11th रिवाइज करनी है। इट्स लाइक कि चैप्टर वाइज कर लो रिवीजन, ठीक है, उसको इतना सेग्रीगेट मत करो कि एक दिन में 11th करनी है, एक दिन में 12th करनी है। ओके, सो अब हम आते हैं केमिस्ट्री के ऊपर। सब्जेक्ट को तोड़ते हैं 3 पार्ट में, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल। सबसे दुखती रग अगर केमिस्ट्री में किसी की है तो वो क्या है? इनऑर्गेनिक। सबकी यही दुखती रग है। तो ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कैसे डील किया तुमने? बहुत याद करना है, बहुत एक्सटेंसिव एनसीईआरटी रीडिंग करनी है, ऐसा लगभग सारे एस्पिरेंट्स कहते हैं, तो तुमने कैसे डील किया? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में लाइक मोस्टली तो फैक्चुअल है ही, बट कुछ पार्ट उसका लाइक 20-30% उसका कॉन्सेप्चुअल पार्ट भी है। बिल्कुल है। तो जितना बेटर उन कॉन्सेप्ट्स पे होल्ड होगा उतनी बेटर वो मेमोराइज भी रहेगी। लाइक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो फैक्चुअल चीजें हैं जिनको तो रट्टा मारना ही है, उनके लिए तो फिर नोट्स बना लो। नोट्स बना लिए थे जैसे मैंने, एंड देन कोई टिप्स दोगे नोट्स में कैसे क्या लिखना चाहिए? जैसे कुछ बच्चे पूरी एनसीईआरटी उतार देते हैं नोट्स में, तुमने क्या किया था नोट बनाते वक्त? नोट्स बनाते वक्त जैसे जो मेन पॉइंट्स होते हैं हर पैराग्राफ से, उनको उन नोट्स में लिख लिया, ठीक है, एंड उन नोट्स को हर फोर्टनाइट में रिवाइज किया, ठीक है। एंड जो कॉन्सेप्ट्स थे वो तो टीचर्स की हेल्प से काफ़ी स्ट्रेंथन हो गए थे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, जिनसे कि फिर काफ़ी पोर्शन जो है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वो रह गया था कि वो उसको रट्टा नहीं मारना पड़ेगा। लाइक ओके, तो तुम्हें मल्टीपल रिवीजन, टीचर से डिस्कशन, कंसेप्चुअल क्लैरिटी, हाँ, राइट। बुक कौन सी फॉलो करी? सिर्फ एनसीईआरटी, स्ट्रिक्टली एनसीईआरटी। ग्रेट। आते हैं फिजिकल और ऑर्गेनिक के भी। तो ऑर्गेनिक को लेकर के तुम्हारी तरफ से क्या एडवाइस रहेगी? कैसे करना चाहिए, क्या लिखना चाहिए, क्या करना चाहिए? ऑर्गेनिक में लाइक हर कोचिंग काफ़ी एक्स्ट्रा रिएक्शंस कराता है, जितने एनसीईआरटी में दिए हुए आउट ऑफ एनसीईआरटी काफ़ी कुछ कराता है, बिल्कुल, बट एट द एंड एग्जाम में सिर्फ वो रिएक्शंस आते हैं जो एनसीईआरटी में होते हैं। बिल्कुल करेक्ट। तो लाइक एट द एंड फॉलो तो एनसीईआरटी को ही करना है, तो इस वजह से शुरू से ही एनसीईआरटी पे स्ट्रिक्ट रहने से तो जब तुम्हें कराया गया तो तुमने क्या किया? मैंने शुरू में करे थे, ओके, बट देन जब कोचिंग हमारे केमिस्ट्री टीचर सुन रहे होंगे अभी, ठीक है, खैर बताओ। हाँ, बट एट द एंड जब कोचिंग वाले वो लेते थे मॉक टेस्ट, तो उसमें भी इतना कुछ आउट ऑफ एनसीईआरटी नहीं आता था, क्योंकि वो लाइक नीट सेंट्रिक होते थे। तो फिर अंडरस्टैंडिंग बन गई थी कि आना तो एनसीईआरटी से ही है, तो एनसीईआरटी को थॉरोली पढ़ लो। लाइक जो नेम्ड रिएक्शंस होते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं कि वो तो टिप्स में होने ही चाहिए, क्योंकि उनकी प्रोबेबिलिटी एग्जाम में आने की ज़्यादा होती है। ओके, एंड लाइक कुछ रिएक्शंस होते हैं जिसमें लगता है कि इनको रटना ही पड़ेगा, तो उन रिएक्शंस में जितना बेटर टीचर की हेल्प से मैकेनिज्म अंडरस्टैंड करने में एफर्ट दोगे उतना बेटर वो याद रहेंगे। तो मैंने तो ऐसा किया था कि जो रिएक्शंस याद नहीं होते थे उनको थोड़ा मैकेनिज्म अंडरस्टैंड करने की कोशिश की थी। एक बार समझ जाओगे तो रिटेंशन बेटर हो जाता है, तो उसकी वजह से मेमोराइज बेटर रहते हैं। ओके, हाँ, तो मतलब रिएक्शन मैकेनिज्म को समझा
हाँ। और स्टिकिंग टू एनसीईआरटी अल्टीमेट सॉल्यूशन रहता है तुम्हारा, राइट? यस। ऑर्गेनिक में प्रैक्टिस कैसे क्या करते थे आप? रिकमेंड करोगे बार बार थ्योरी रिवीजन रिकमेंड करोगे कि प्रैक्टिस क्या रिकमेंड? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऐसा है कि 2-3 बार लाइक रिवाइज कर लिया सारे रिएक्शंस, उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चंस का लाइक काफ़ी एक्सटेंसिव होते हैं, बहुत सारे काफ़ी सारे क्वेश्चंस उन्हीं चीज़ों से बन सकते हैं, काफ़ी कॉन्सेप्चुअल भी होती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो उसकी वजह से क्वेश्चन की प्रैक्टिस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो मैं कोचिंग के मॉड्यूल से करा करता हूँ। ओके, तो कोचिंग के मॉड्यूल फॉर क्वेश्चन, इसके सिवा और कोई रिसोर्स नहीं? ठीक है, आते हैं फिजिकल केमिस्ट्री के ऊपर। सेम तरीके से तुम्हारा क्या अप्रोच रहा, कौन से बुक्स फॉलो करी, क्या प्रैक्टिस करी? फिजिकल केमिस्ट्री में सेम वही कि 11th में तो मैं कोचिंग का मॉड्यूल काफ़ी ज़्यादा रेफर करता था। ओके, उससे बेनिफिट भी हुआ क्योंकि फिजिकल इज ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग, कॉन्सेप्चुअल होती है, बस उसका एप्लीकेशन है हाँ। क्वेश्चंस में, राइट? तो उसमें ये टिप रहेगी कि एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स, एक्सरसाइज तो कंप्लीट होनी चाहिए, बाकी अगर कहीं से प्रैक्टिस करनी है तो कोचिंग के मॉड्यूल्स आर द बेस्ट। मैंने कोई और बुक रेकमेंड नहीं की थी फिर। ओके, तो तुमने खाली मॉड्यूल से प्रैक्टिस करी और कंसेप्ट्स को क्लास में समझा, हाँ। दैट्स इट। इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल में किसमें एनसीईआरटी रीडिंग सबसे जरूरी है, या तीनों में करनी चाहिए, या? फिजिकल में एनसीईआरटी रीडिंग इतनी जरूरी नहीं है, ओके, मतलब अगर 1-2 बार पढ़ लिए तो इट्स इनफ। इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक में रेगुलर रीडिंग इज काफी इम्पोर्टेंट, ओके, खासकर इनऑर्गेनिक में। इनऑर्गेनिक में, हाँ। ग्रेट। सो मल्टीपल रीडिंग्स ऑफ एनसीईआरटी, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक में, फिजिकल 1-2 बार, हाँ। ठीक है। तो मेरे हिसाब से हमने तीनों सब्जेक्ट्स पे कवर अप किया, हाँ। फिजिक्स की बात करी, केमिस्ट्री की बात करी और बायोलॉजी की बात करी, ठीक है। अब यार ये सब कुछ हमने पढ़ लिया, अब बारी आती है क्या, मॉक टेस्ट देने की, हाँ। ठीक है। अब जब हम मॉक टेस्ट देने जाते हैं तो ऐसा कभी नहीं रहता कि हर एस्पिरेंट शुरू से टॉपर होता है, तुम थे शुरू से? नहीं, 11th में मेरा इतना अच्छा स्कोर नहीं आता था। हाँ, तो क्योंकि कोई भी शुरू से नहीं होता, हाँ। इवेंचुअली हम सीखते हैं। अब बात आती है कि पूरी की पूरी नीट प्रिपरेशन जर्नी अप्स एंड डाउन्स की बात कहानी है ना, कि कभी बहुत अच्छा कर रहे हैं, कभी थोड़ा खराब किए, फिर सीखे और अच्छा किए, फिर और अच्छा किए, कभी कभी डाउन भी जाते हैं, फिर अप भी आते हैं। तो ये बताओ, जब कभी तुम्हारा जब डाउन फेज आता था तो तुमने उसको कैसे टैकल किया? डाउन फेज में वही टीचर्स और पेरेंट्स का काफी रोल रहा है मोटिवेट करने में, ट्रैक पे लाने में। बाकी वही जैसे मैंने कहा कि कभी एंजाइटी फील होती थी तो रिजॉर्ट टू योर हॉबीज, क्योंकि वो एज अ रिफ्रेशमेंट है, राइट? ये चीजें मतलब 11th में काफी हुई थी, 12th में तो इतना कुछ नहीं हुआ था, काफी स्ट्रीमलाइन चला था। तुमने 11th-12th के साथ ही पेपर को क्रैक किया है, क्या बोर्ड एग्जाम्स एक ऐसा हिंड्रेंस बनते हैं नीट को क्लियर करने के लिए? हाँ, बोर्ड एग्जाम्स बनते हैं हिंड्रेंस, क्योंकि एट द एंड एडमिशन कॉलेज में नीट के थ्रू ही होना है, तो बोर्ड एग्जाम्स का कुछ इतना पर्पस सॉल्व नहीं करते हैं। बोर्ड एग्जाम्स की मैंने तो प्रिपरेशन ऐसे की थी कि जैसे स्कूल में कुछ टेस्ट हो रहे थे तो उनको दे दिया करता था थोड़ा थोड़ा पढ़ के, एंड बोर्ड एग्जाम जैसे 1 मंथ के अराउंड एक्सटेंड होते हैं, तो उस टाइम पे फिर मैंने नीट की प्रिपरेशन छोड़ के बोर्ड्स की प्रिपरेशन कर ली थी। एकदम रोक दिया था तुमने? मतलब 12th का तो फिर बोर्ड्स के साथ हो ही रहा था, हाँ। नीट की प्रिपरेशन हाँ, भी। हाँ। 11th का मैंने एक बार स्टॉप कर दिया था। ओके, हाँ, और फिर उसके बोर्ड्स खत्म होने के बाद मैंने 11th और 12th एक बार रिवीजन कर लिया। ओके, बोर्ड्स में क्या परसेंटेज बने तुम्हारे? बोर्ड्स मेरे 97.75 बस। तो वहाँ भी तुमने बहुत ही अच्छा करा है। हाँ, ठीक है, तो बोर्ड्स के साथ तुमने मैनेज कर लिया, लेकिन काफी बच्चों को ना प्रॉब्लम आती है, जैसे मान लो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तो हो गया, बाकी के सब्जेक्ट्स रह जाते हैं, तो बाकी और तुम्हारे साथ में क्या थे सब्जेक्ट्स? इंग्लिश एंड फिजिकल एजुकेशन। ठीक है, तो इन दोनों को डील करने के लिए पूरे साल पढ़ रहे थे कि बस एग्जाम आया और गैप में पढ़ लिया? बस एग्जाम आया और गैप में पढ़ लिया, क्योंकि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो की तैयारी बोर्ड्स के लिए तो साथ साथ नीट की प्रिपरेशन के साथ भी हो जाती है। इंग्लिश एंड फिजिकल एजुकेशन लाइक ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनको अलग से पढ़ना पड़ता है, तो वो एग्जाम टाइम पे पढ़ा करता था, बीच में जो सारा टाइम था वो नीट की प्रिपरेशन को लिए। ठीक है, तो जो भी बोर्ड एग्जाम के साथ नीट अटेम्प्ट करने वाले हैं, जो फ्रेशर्स हैं, बोर्ड एग्जाम हो सकता है एक रुकावट की तरह बन रहा हो, या ऐसा आ रहा हो कि एक प्रेशर सा क्रिएट हो रहा हो, लेकिन जैसा कि इसने कहा कि जो भी एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स हैं वो हम एग्जाम के गैप में बहुत आराम से मैनेज कर सकते हैं, राइट? ठीक है, अब हम चलते हैं और ज्यादा मॉक टेस्ट पे और एम्फेसिस करते हैं। मॉक टेस्ट 3 घंटे 20 मिनट का तुमने दिया। 3 घंटे 20 मिनट के मॉक टेस्ट के बाद उससे भी ज्यादा जरूरी होती है एनालिसिस, ठीक है? ऐसा लगभग सभी का कहना है। तुम्हारे हिसाब से क्या ये सही है कि ठीक है यार, मॉक दे लिया, नंबर देख लिए, बस अब सो जाना चाहिए, अब अगला मॉक देना चाहिए? नहीं, जो क्वेश्चंस गलत हुए हैं
उनको टीचर से डिस्कस करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो क्वेश्चन अगर वापस नीट में आ गया तो फिर वो एक रिग्रेट रह जाता है कि ये क्वेश्चन कहीं हमने अटेम्प्ट किया था बट यहाँ पे जब आ गया तो फिर वो हम सही नहीं कर पाए। तो जो क्वेश्चन गलत हुए, जिन क्वेश्चन से प्रॉब्लम हुई है, उनको टीचर से जरूर डिस्कस करना चाहिए। यार इस पे एक छोटा सा, सॉरी टू इंटरजेक्ट, मैं एक पॉइंट ऐड करता हूँ कि तुमने कहा टीचर से पूछना चाहिए। यार एक बेचारा ऐसा नीट एस्पिरेंट जिसके मान लो उस 50 क्वेश्चन करने बैठा, उससे 25 क्वेश्चन बने ही नहीं। काफी बार ऐसा होता है कि डाउट पूछने बड़ा हेजिटेशन आ रहा हो, ऐसे लोगों के लिए कोई एडवाइस? पहले अगर मान लो इतने सारे क्वेश्चंस नहीं बने हैं तो पहले थोड़ा उन टॉपिक्स रिवीजन करना चाहिए जिन टॉपिक्स में प्रॉब्लम आई है। अगर तब भी कोई इम्प्रूवमेंट ऐसा नहीं होता है तो फिर तो टीचर्स आर द बेस्ट पीपल टू रिसॉर्ट टू। तो उसमें कोई शर्माने वाली बात, डाउट पूछने नहीं, कोई शर्माने वाली बात नहीं, टीचर्स आर ऑलवेज अवेलेबल फॉर द डाउट्स। अच्छा, अनअकैडमी का क्या रोल रहा तुम्हारे ओवरऑल प्रिपरेशन में? यहाँ के टीचर्स काफी क्वालिफाइड है एंड काफी सपोर्टिव भी है। तो यहाँ पर किन टीचर से तुम पढ़ रहे थे? हरप्रीत सर एंड गायत्री मैम। ओके, सो ओवरऑल कांसेप्ट प्लस डाउट्स पूरी तरह से तुम्हारे डाउट्स के लिए हमेशा अवेलेबल रहते थे एंड काफी सपोर्ट करते थे थ्रू आउट द प्रिपरेशन। ओके, दैट्स ग्रेट। ठीक है, अब हम आते हैं सिलेबस कंप्लीशन आइडियली कब तक होना चाहिए तुम्हारे हिसाब से? सिलेबस 7 मई को पेपर था ना? हाँ जी। उस कितनी टाइम पहले उससे सिलेबस तुमने फिनिश किया था? सिलेबस कंप्लीशन अबाउट दिसंबर जैन तक हो जाना चाहिए। जैन नहीं, दिसंबर तक हो जाना चाहिए। दिसंबर तक सिलेबस आइडियली फिनिश किया था। हाँ, ठीक। और फिर उसके बाद जैन फेब में लाइक रिवीजन एंड देन 1 मंथ बोर्ड्स तो आ जाते हैं एंड उसके बाद मॉक टेस्ट की काफी प्रैक्टिस की थी 1.5 मंथ। ठीक है, मैं मॉक टेस्ट पे चलने वाला हूँ कि आइडियली एक नीट एस्पिरेंट को पेपर बहुत अच्छे स्कोर के साथ क्रैक करने के लिए कितने मॉक देने चाहिए? क्या कोई फाइनाइट नंबर है कि फिक्स नंबर है, कितने कर लो तो हो जाएगा? नहीं, ऐसा कोई फिक्स नंबर नहीं है। इट डिपेंड्स कि कितना टाइम आप मॉक टेस्ट को दे रहे हो। लाइक मैं तो 1.5 मंथ लास्ट के मॉक टेस्ट को ही दिया था। तो एवरी डे और एवरी अदर डे एक मॉक टेस्ट किया करता था एंड अलग से प्रीवियस ईयर के पेपर्स। तो अबाउट आई गिव 20 to 30 मॉक टेस्ट इंक्लूडिंग द प्रीवियस ईयर पेपर्स। ओके, ये लास्ट के 1 मंथ के बारे में बता रहे हो? हाँ जी। ठीक है, तो 20 से 30 मॉक पेपर रफली, मतलब 30 अगर मैं लेके चलूं तो रोज का 1 मॉक का एवरेज बनता है। ठीक है यार, रोज का 1 मॉक देने से उसकी एनालिसिस भी करो, प्रेशर नहीं बनता? टाइम प्रेशर थोड़ा बनता है कि लास्ट में ना काफी एक हैपसर्ट सा हो जाता है कि रिवीजन भी करना है, हाँ, मॉक्स की प्रैक्टिस भी करनी है। तो ऐसे में जो मैंने बताया कि मैंने शीट्स प्रिपेयर करी थी, प्री प्लानिंग जो करी थी लास्ट के 1 मंथ के लिए, वो काफी हेल्प करती है। फिर से एलाबोरेट करना जरा, जो तुमने फॉर्मूला शीट्स फिजिकल केमिस्ट्री एंड फिजिक्स के लिए एंड बायोलॉजी में जो रूट लर्निंग वाले जैसे ईयर्स हैं, डेट्स हैं एंड डेटा है, एग्जांपल्स हैं। इसकी शीट्स तुमने खुद ने प्रिपेयर करी? हाँ, खुद ने प्रिपेयर करी थी, क्योंकि फिर ना बार बार एनसीईआरटी खोलने की जरूरत नहीं पड़ती। एनसीईआरटी खोलने से ये भी लगता है कि ये भी नहीं रिवाइज करा हुआ, ये भी नहीं रिवाइज किया हुआ। तो प्री प्लानिंग लास्ट के 1 मंथ के लिए काफी जरूरी है, क्योंकि हेक्टिक सा हो जाता है लास्ट के 1 मंथ में कि ये भी करना है, वो भी करना है। हाँ, और हम भी परेशान हो जाते हैं, एंजाइटी इतनी रहती है, एंजाइटी हो जाता है, प्रेशर बहुत सारा हो जाता है। ठीक है, अच्छा, ये काफी सारे बच्चे शीट्स वगैरह में, क्योंकि आजकल ऑनलाइन में रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं है, तो एक बार गूगल पे डालो फार्मूला शीट, तुम्हारे पास बहुत फार्मूला शीट्स आ जाएंगी। क्या तुम रिकमेंड करोगे खुद बनाना कि कहीं से भी उठा करके बस फॉलो कर लें? मैं रिकमेंड करूंगा खुद बनाना, क्योंकि खुद जब बनाते हैं ना तो वो बेटर माइंड में रहते हैं, बेटर मेमोराइज रहती है वो चीज़। जब खुद नोट्स बनाते हैं, खुद शीट्स बनाते हैं, रादर देन कहीं से लेना, मतलब ऐसा कुछ डिसएडवांटेज नहीं है उसका भी। इफ यू गेट द प्रॉपर रिसोर्सेज यू कैन ऑब्वियसली यूज देम, बट मैं रेकमेंड करूंगा खुद से बनाना। थोड़ी मेहनत लगती है, बट वो बेटर मेमोराइज रहता है। मतलब आलस नहीं करके अगर आप खुद अपना काम कर लें तो अच्छे नंबर के साथ आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, अच्छा, इन मॉक टेस्ट ओवरऑल सीरीज में सबसे लोवेस्ट स्कोर कितना गया? सच बोलना, 11th 12th आज तक जितने मॉक दिए? मेरा लोएस्ट स्कोर अराउंड 640 गया। इस पे पक्का कमेंट आने वाला है कि ये हमारा हाईएस्ट स्कोर हुआ करता था, बट ठीक है, लोवेस्ट एक तरीके से, और उसके लिए तुमने मेहनत भी की, लेकिन कंपैरेटिवली तुम अच्छा कर रहे थे, फिर स्कोर गिरता था, तो डाउन्स भी आते थे बिल्कुल से, फिर अप्स भी जाते थे। एक और प्रेशर होता है कि क्लास में तुम्हारा कोई दोस्त है और वो तुमसे अच्छा कर गया, ठीक है, एक पीयर ग्रुप है, उसमें यार तुम बहुत पीछे रह गए। इस वाले प्रेशर को कैसे हैंडल करना है? मैं तो ये सजेस्ट करूंगा कि दूसरों से कंपैरिजन का कोई एडवांटेज नहीं होता। राइट।
लाइक अपनी एबिलिटीज पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए एंड हर स्टूडेंट एक जैसा नहीं होता। तो कोई स्टूडेंट किसी एग्जाम में अच्छा स्कोर कर रहा है, कोई दूसरे मॉक टेस्ट में अच्छा स्कोर कर रहा है। कंपैरिजन उनसे नहीं होना चाहिए, कंपैरिजन अपने गोल से होना चाहिए। जो गोल सेट किया हुआ है उसको अचीव करने के लिए बेटर वर्क करना चाहिए रादर देन कंपेयरिंग योरसेल्फ विद अदर्स। अपने आप से ही कंपेयर करना चाहिए, ऐसा कह रहे हो तुम कि हमने आज ये गोल सेट किया, क्या हम अचीव कर पाए कि नहीं कर पाए, ऐसा कुछ। ठीक है, तो मतलब लेकिन तुमने किया तो होगा कभी ना कभी कंपैरिजन, वो नेचुरली आ जाता है, वही मैं कह रहा हूं, बट उससे मूव ऑन करना पड़ता है। थोड़ा सा अपने आप को डिसिप्लिन बना करके आगे बढ़ना पड़ता है। ठीक है, सो अब हम चलते हैं एग्जाम से 1 महीने पहले। जैसे तुमने बताया तुमने 20 से 30 मॉक पेपर्स दिए, तो खूब सारे मॉक्स दे रहे हो। जब मॉक्स दे रहे हो तो गलतियां हो रही हैं। गलतियां को मैं ब्रॉडली 2 कैटेगरीज में डाल सकता हूँ, एक है सिली मिस्टेक्स और एक है कंसेप्चुअल। सिली मिस्टेक जैसा एक बहुत इंटरेस्टिंग बात की थी CTwT के किसी पुराने इंटरव्यू में कि बच्चे ने कहा था कि सर मिस्टेक सिली नहीं होती है, इंसान सिली होता है ना। बड़ी इंटरेस्टिंग बात बता गया था। देखो सिली मिस्टेक ऐसी चीजें सब करते हैं। हमने नॉट नहीं पढ़ा, हमने इनकरेक्ट नहीं पढ़ा, हमने करेक्ट नहीं पढ़ा, है ना, ऑलवेज नहीं पढ़ा, मोस्ट नहीं पढ़ा। ऐसी गलतियों को कैसे फिक्स किया जाए? इन गलतियों को फिक्स करने के लिए, ये गलतियां मेनली तब होती है जब जल्दबाजी में पेपर करते हैं। सो जितना ज्यादा काम एंड कंपोज रहोगे उन 3 hours 20 minutes में, उतना बेटर इस सिली मिस्टेक्स को प्रिवेंट कर सकते हैं। तो अब अगर कोई बच्चा पूछे तुमसे कि यार डे 1 से कैसे काम और कंपोज्ड रहे, नहीं, वो जितने ज्यादा मॉक टेस्ट फेस करते हैं उतना बेटर वो कंपोजर मेंटेन हो जाता है। मतलब जितनी प्रैक्टिस करोगे करते करते आने वाली चीज है ये, बिल्कुल। ठीक है, अब इसके लिए कोई टिप्स अलग से देना चाहोगे? तुम्हारी सिली मिस्टेक्स होती थी? मेरी सिली मिस्टेक्स लास्ट डे तक भी हुई है। जैसे मैंने सिली मिस्टेक नीट में भी करी है। जैसे फॉर एग्जांपल कैसी गलतियां करते थे? लाइक वही कि कभी इनकरेक्ट नहीं पढ़ा, नॉट नहीं पढ़ा नॉट करेक्ट में। तो वो इसी वजह से होती है कि जल्दबाजी में पेपर अटेम्प्ट करने के लिए उन छोटे छोटे वर्ड्स पे ध्यान नहीं जाता। ठीक है, अब जल्दबाजी की बात तुमने करी, हमारे पास 3 घंटे 20 मिनट का टाइम। पेपर को आइडियली कैसे करें कि ऑन टाइम खत्म हो जाए और गलती भी ना हो और बहुत एफिशिएंटली हम अपने आप को, है ना, पुट अप करें पेपर? तो आई वुड से कि बायोलॉजी जो सेक्शन है उसको अराउंड 30 to 45 मिनट्स देने चाहिए। ठीक है, 30 में हो जाए वेल एंड गुड, 45 में हो जाए तो इतना टेंस होने की बात नहीं है। 45 इज आल्सो अ गुड स्पीड। केमिस्ट्री का सेक्शन है उसको अराउंड हाफ एन आवर देना चाहिए एंड फिजिक्स अराउंड 45 मिनट्स। तो ये मिला के अराउंड 2 hours में पेपर कंप्लीट हो जाना चाहिए, जिससे कि यू हैव हाफ एन आवर फॉर लाइक रिविजन एंड उन क्वेश्चंस के लिए जो पहले छोड़ दिए थे, एंड उसके बाद यू हैव हाफ एन आवर 45 मिनट्स फॉर कामली फिलिंग द OMR। बट यार अब इसमें एक छोटी सी प्रॉब्लम है। अब बच्चे यही कहेंगे सर ये तो बहुत आइडियल सर्कमस्टेंस हो गया, हमसे तो 3 घंटे में भी पूरा नहीं हो रहा है। तो ऐसा क्या करें कि हम टाइमली कंप्लीट हो? प्रॉब्लम असली मैं बताता हूँ बच्चा क्या फेस करता है। मुझे बहुत सवालों की ऐसे बौछार होती रहती है कि हमने पेपर करना शुरू किया, मान लो बायो ही करना स्टार्ट किया, बायो सबका फेवरेट है, पहले बायो करेंगे। अब बायो के पहले 15 क्वेश्चन हैं असर्शन रीजन, या 5 स्टेटमेंट लेके हाउ मेनी आर करेक्ट पूछ दिया गया है। ऐसे क्वेश्चन टाइम बहुत कंज्यूम करेंगे। अब ऐसे लगेगा कि यार बायो इतना टाइम ले लिया, फिजिक्स के जैसे नीट 2022 का पेपर अगर तुम देखो तो वही वाली प्रॉब्लम। तो इस ऐसी सिचुएशन अगर एग्जाम हॉल में आती है कि कोई लेंथी क्वेश्चन आ गया, कोई टफ क्वेश्चन आ गया, तो कैसे फेस करें उसको? ऐसे में अगर वो उस टाइम पर थोड़ा प्रेशर बिल्डअप कर रहा है वो क्वेश्चन, तो उसे सर्कल करके आगे बढ़ जाना चाहिए मेरे हिसाब से। तो क्योंकि बाकी सारा पेपर कर लो, फिर जब रिवीजन का टाइम आए तो उन क्वेश्चंस पे ध्यान दे लो एंड एट द एंड OMR फिल कर लो। क्योंकि उन क्वेश्चंस पे अगर उस टाइम अटक गए तो फिर बाकी थ्रू आउट द पेपर वो प्रेशर बिल्डअप हो जाता है। राइट की स्पीड मेंटेन नहीं हो पाई और OMR भरने का टाइम नहीं। तो बस शांति से स्किप करके आगे बढ़ो, स्किप करके आगे बढ़ो। ठीक है, और वापस रिवीजन में उसको देख लेना एक बार। ठीक है, कोई स्पेसिफिक पेपर अटेम्प्ट करने की एडवाइस दोगे? PCB करें, BCP करें, CBP करें? इट्स लाइक कि जिस सेक्शन में सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंट हो उसको सबसे पहले करना चाहिए, क्योंकि कॉन्फिडेंस फिर वो मेंटेन रहता है 3 hours 20 minutes। जैसे मैं तो बायोलॉजी में कॉन्फिडेंट था, तो मैंने बायोलॉजी का सबसे पहले पेपर अटेम्प्ट किया था, देन केमिस्ट्री एंड देन आई केम टू फिजिक्स। ये बहुत कॉमन सा ऑर्डर सबका होता है। लेकिन मैं वापस एक चीज लाया, ये हर इंटरव्यू में कहता हूँ कि हो सकता है तुम्हारी स्ट्रेटेजी कोई और हो
और हो सकता है कल को तुम यहाँ बैठे हो और तुम्हारी स्ट्रेटजी हम सब सुन रहे हो, ठीक है। सो देयर कैन बी n नंबर ऑफ वेज टू क्रैक इट, दिस इज वन ऑफ द वे टू क्रैक इट, ठीक है। तो तुमने आइडियली बायोलॉजी देन केमिस्ट्री देन फिजिक्स इस ऑर्डर को फॉलो किया। एक और गलती करते हैं बहुत बच्चे, और ऐसा आके बताते हैं कि सर OMR बबलिंग में मिस्टेक हो गई, है ना। तो इस OMR बबलिंग की गलती को कैसे क्या सोल्यूशन हो सकता है इसका तुम्हारे हिसाब से? इसके लिए तो जितना टाइम OMR के लिए निकालोगे, लाइक हाफ एन आवर अगर निकाल लिया, तो फिर उसमें आराम से OMR भरने से मिस्टेक नहीं होती है। ये OMR तुम क्वेश्चन बाय क्वेश्चन भरते थे कि हर 10-10 क्वेश्चन पे, कि पूरा करके? नहीं, पहले मैंने पूरा जैसे पेपर कर लिया, उसके बाद जितना टाइम रिवीजन के लिए मिला, मेन क्वेश्चंस या फिर पूरा रिवाइज करने वो कर लिया, एंड देन उसके बाद एट द एंड पूरे पेपर की एक साथ OMR भरी। अच्छा, पूरे पेपर की एक साथ भरते हैं? क्योंकि उसमें अगर क्वेश्चन बाय क्वेश्चन करते हैं तो फिर उसको चेंज करने का कोई स्कोप नहीं रहता आंसर को। राइट। कि अगर रिवीजन में कोई सिली मिस्टेक कर दी, फिर रिवीजन के टाइम पता चला तो फिर बहुत बुरा लगता है। फिर कोई स्कोप नहीं रहता उसको चेंज करने का। तो मैंने तो ऐसे किया था कि जैसे पहले पूरा पेपर कर लिया, फिर रिवीजन में देख लिया कोई सिली मिस्टेक तो नहीं की हुई, और फिर उसके बाद एट द एंड OMR भर। ओके, गॉट इट। अब हम आते हैं दी एग्जाम डे, उससे एक दिन पहले, ठीक है। एक दिन पहले ऐसी फीलिंग बहुतों को आती है, मैं भी एक एस्पिरेंट था, मुझे भी आती थी कि यार अब लग रहा है हम भूल चुके हैं कि ये तुम्हारे साथ होता था। हाँ, ये लगता है कि इतना सारा इट्स एक्सटेंसिव सिलेबस, बहुत एक्सटेंसिव, लगता है कि ये चीज रिवाइज नहीं हो पाई, ये चीज रिवाइज नहीं हो पाई, ये चीज भूल गए, हमेशा लगता है कमी रह गई, दोबारा कर लेते हैं। हाँ, तो मैंने तो ऐसे एक दिन पहले सिर्फ वही जो मैंने शीट्स बनाई हुई थी वही रिवाइज की थी। थोड़ा सा मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रिवाइज किया था। तो मेनली मैं तो वही जो एरियाज मेरे वीक थे उन्हीं को रिवाइज किया था। बाकी जो एरियाज जो कॉन्सेप्चुअल एरिया से लाइक फिजिक्स, फिजिकल केमिस्ट्री एंड सम ऑफ बायोलॉजी, वो तो अगर पहले भी रिवाइज करके रखते हैं तो वो रिटेन रहता है। वो लगता है कि ये चीज़ भूल गए, वो चीज़ भूल गए, बट एट द एंड अगर एग्जाम को इन अ कूल स्टेट देते हैं तो वो चीज़ रिटेन रहती है एग्जाम टाइम तक। ठीक है, अब बस तुमने कह दिया कूल स्टेट में रहें, तो हाउ टू स्टे काम एंड कूल इन एग्जाम? This is one of the most searched topics and this is one of the most asked questions. So कैसे अपने आप को काम कंपोज्ड रखा जाए? मेरे हिसाब से तो ये बस प्रैक्टिस का नतीजा होता है। तुम्हारा कोई और एडवाइस हो, ऐड ऑन हो तो बताओ। नहीं, मेनली तो वही है कि जितने ज्यादा मॉक टेस्ट पहले एग्जाम से पहले अटेम्प्ट करोगे, वो एग्जाम भी लाइक अनदर मॉक टेस्ट ही लगने लगेगा। थोड़ा सा प्रेशर इट्स नेचुरल की बिल्डअप हो जाता है। तो उसके लिए एग्जाम डे पर जितना कम पढ़ो उतना बेटर होता है। तुमने कुछ पढ़ा था एग्जाम के दिन? मैंने 2 टॉपिक्स बायो के निकाल रखे थे कि मेरे को एग्जाम डे पे पढ़ने। कौन से टॉपिक्स थे वो? प्लांट हार्मोन्स, ओके, एंड 1 टॉपिक फ्रॉम मिनरल न्यूट्रिशन। ओके, ठीक है, जो माइक्रो एंड मैक्रो मिनरल्स। ओके, ठीक ठीक। क्योंकि वो जब भी मैं याद करता था थोड़े दिन बाद भूल ही जाता था। सबके साथ होता है। हाँ, तो मैंने वो लास्ट डे के लिए निकाल रखे थे कि सिर्फ मैं ये 2 टॉपिक्स रिवाइज करने हैं और कुछ मेरे को रिवाइज नहीं करना। क्योंकि जितना ज़्यादा लास्ट डे पे रखोगे, अगर वो बाई चांस रिवाइज नहीं हो पाया तो फिर टेंशन ही क्रिएट होता है कि अगर इसका क्वेश्चन आ गया तो। हाँ, तो जितना कम उस दिन के लिए रिवाइज करने के लिए रखोगे उतना बेटर, यू नो, काम एंड कूल स्टेट माइंड का मेंटेन। मतलब मिनिमम किताब से बस दूरी, अब बस ऐसे करके बस पेपर ही देने निकल के जाना है ना। ठीक है, अब उन 3 घंटे 20 मिनट का प्रेशर अल्टीमेट है, तुम्हारे आजू बाजू सारे एस्पिरेंट्स पेपर लिख रहे हैं, उस टाइम पर इतना सारा जो प्रेशर आ रहा है उसमें भी आंसर सही करना, ये मतलब जो कर लेता है उसका क्रैक हो जाता है। और मेरे हिसाब से कोई बहुत पढ़े सिर्फ ये रीजन नहीं है क्रैक करने का, वो प्रेशर हैंडलिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रेशर हैंडलिंग में लगभग तुमने कोई बहुत सारी चीजें कवर करी, कुछ भी ऐड करना चाहोगे प्रेशर और किस तरह से बेटर मैनेज किया जाए? तो वहाँ पे सेंटर पे जाके काफी लगता है कि इतने सारे बच्चे एग्जाम देने आ रहे हैं, और तो पहले नोटिफिकेशन आती है अब इस बार 21 लाख बच्चे अपेयर होंगे एग्जाम में, तो कंपटीशन काफ़ी होता है, उससे नेचुरली प्रेशर भी बिल्डअप हो जाता है। बट उस टाइम पे कंपटीशन पे इतना फोकस ना करके अपने पेपर पे फोकस करना चाहिए, अपनी एबिलिटीज़ पर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, एंड यू नो उसी से बेनिफिट होगा एट द। मेरे हिसाब से हमने एक नीट एस्पिरेंट की जिंदगी के लगभग हर पहलू को कवर करने की कोशिश करी है ना, और बहुत अच्छा लगा तुमसे बात करके, और बहुत सारी चीज़ें मेरे हिसाब से सबको सीखने को मिली होंगी। अब हम एक सेक्शन की तरफ चल रहे हैं CTwT में, और ये सेक्शन अब एकेडमिक्स तुमने बहुत मेहनत कर ली, बहुत पढ़ाई कर ली। ड्रीम कॉलेज क्या है तुम्हारा? एम्स दिल्ली।
एम्स वाली होपफुली यू विल बी गेटिंग इट, ठीक है। एंड बाकी अब एक वो सेक्शन आता है जो बहुत टफ सेक्शन टू क्रैक है, लगभग हर टॉपर इसमें बहुत जूझता है, एंड दिस इज दी CTwT रैपिड फायर, ठीक है। बहुत सिंपल सा गेम है, मैं बहुत फटाफट कुछ सवाल तुमसे पूछूंगा और तुम्हें बहुत फटाफट जवाब दे, ठीक है, ज्यादा सोचने और समझने का समय नहीं मिलेगा, ठीक है। और उसके बाद हमारी तरफ से तुम्हारे लिए बहुत प्यारा सा गिफ्ट हैम्पर भी, ठीक है। सो लेट्स बिगिन विद द CTwT रैपिड फायर नाउ। पहला सवाल, व्हाट इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग यू हैव रेड और सीन दिस ईयर? NCERT मत बोलना, ठीक है। मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग यू हैव रेड और सीन दिस ईयर। देखो मैंने कहा था दिस रैपिड फायर इज वेरी इंटेंस। आप सोच के बताओ जल्दी जल्दी। अगली बार से हम लोग टाइमर भी लगा देंगे यहाँ पर। इसको पास किया जाए? इसको तो पास ही कर, इसको पास कर देते हैं, ठीक है। देखो गिफ्ट कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट यू ओन? मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट आई ओन, स्मार्टफोन, ओके। व्हाट जॉब वुड यू बी एब्सोल्युटली हॉरिबल एट? मतलब ये तुम्हारे लिए बनी नहीं है, ऐसी क्या चीज है? दैट ऑफ अ शेफ। शेफ, अच्छा शेफ, ओके, ठीक है। एंड ऐसी कौन सी मूवी है जो सबने देखी है लेकिन अभी तक तुमने नहीं देखी, जो सब दोस्त बोलते हैं यार तुमने ये भी नहीं देखा अभी तक? कल तक तो जिंदगी ना मिले थी था। अच्छा कल देख लिया तुमने। चलो अब मूवीज तुम कंप्लीट करो बैकलॉग। एंड व्हाट इज योर ड्रीम जॉब एंड व्हाट मेक्स इट सो अमेजिंग? ड्रीम जॉब टू बी अ डॉक्टर। एंड व्हाट मेक्स इट सो अमेजिंग? It's like serving your fellow men. Okay. And is there an app that you hate but use anyway? तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं बट फिर भी तुम लगे रहते हो उसी ऐप पे? No. ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। एंड लास्ट वुड बी व्हाट इज द स्टूपिडेस्ट थिंग यू हैव डन ऑन योर ओन फ्री विल? ऐसा क्या सबसे ज्यादा हरकत करी है तुमने, खतरनाक हरकत? ज्यादा खतरनाक हो तो हम यहाँ पर ऑडियो म्यूट कर देंगे, बट हाँ एनीथिंग? I used Instagram in the last week. But that's okay. कभी कभी चलता है, ठीक है। So this brings us to the end of the CTwT rapid fire and great answers here and it was really great है ना कि तुम्हारे व्यूज को, तुम्हारी पूरी प्रिपरेशन प्लान को हमारे व्यूअर्स के सामने हमने रखा। अब एक गिफ्ट है तुम्हारे लिए, काफी सारी चॉकलेट्स हैं, कप है और एक नोट भी है। So many congratulations once again and best wishes from the whole team. Thank you so much. ठीक है। अच्छा अभी इंटरव्यू खत्म नहीं हुआ है। CTwT में हमारे इंटरव्यूज में खास सेक्शन होता है टैग अ टॉपर। तो तुम्हारा अगर कोई दोस्त जिसकी स्टोरी तुम चाहते हो कि सब सुने, उसकी बहुत अच्छी रैंक आई हो या ऐसी कोई स्टोरी जो सब है ना बहुत ही सबको एकदम है ना सिखा देने वाली स्टोरी हो, तो किसको तुम यहाँ अगले इंटरव्यू में देखना चाहते हो? तो मैं चाहता हूँ कि मेरी एक फ्रेंड है नव्या कश्यप, ओके, वो स्कोर्ड 677, ओके, आई वुड लाइक हर टू बी हियर नेक्स्ट। ओके डन, हम पूरी कोशिश करेंगे कि अगली इंटरव्यू हम उसके साथ कर रहे हो। अच्छा नाउ मूविंग टू द लास्ट सेक्शन, वन मैसेज फॉर ऑल दी आने भविष्य में जो भी नीट का एग्जाम देने होंगे, एक मैसेज सबके सब नीट एस्पिरेंट्स के लिए तुम्हारी तरफ से। मेरा मैसेज यही रहेगा कि यू हैव टू बी कंसिस्टेंट इन द प्रिपरेशन, यू कैन नॉट एक्सपेक्ट टू रिटेन अ टॉपिक आफ्टर 2 or 3 months after studying it. Another message would be to like pre-plan for the last 1 month because the preparation duration is long, it is of 2 or 3 years. So last के 1 month में सबकी strategy differ करती है हर student की, तो I think that is the most important part. And at the end have confidence in your abilities. Take it as another of the exams you have been giving for years. So have confidence in your abilities and you should crack the exam. So on that note हम इसको वाइंड अप करते हैं। बहुत ही कुछ सीखने को मिला, मुझे भी सीखने को मिला, आई होप बच्चों को भी बहुत कुछ सीखने को मिला। कैसा रहा तुम्हारा एक्सपीरियंस एट Chamomile TV टॉपर्स? काफी अमेजिंग एक्सपीरियंस था, इट वाज लाइक काफी रॉ एंड अनफिल्टर्ड। इसके पहले तुमने कोई और CTwT के वीडियोस फॉलो करे थे? हाँ जी, मैंने लास्ट ईयर वत्स आशीष बत्रा का वीडियो देखा। वीडियो हाँ मेरे ही साथ था इंटरव्यू। सो आई हैड क्वाइट I knew what was going to be. Okay, तो आई होप ऐसे ही आने वाले ईयर्स में भी बहुत सारे ऐसी टॉपर्स और सभी के सभी नीट एस्पिरेंट्स Chamomile TV टॉपर्स पे जो हम
यहाँ पर रॉ अनफिल्टर्ड ओपिनियंस लेकर के आते हैं, उसे सीखते रहें, समझते रहें और अपने एग्जाम्स को क्रैक करते रहें. दिस विल बी ऑल फॉर दिस एपिसोड एट Chamomile TV Toppers. डू सब्सक्राइब टू द चैनल राइट अवे. अगर आपका कोई सजेशन हो, कोई फीडबैक हो, कोई सवाल हो या आप किसी और को यहाँ देखना चाहते हो, डू ड्रॉप इन द कमेंट सेक्शन. लेट्स क्रैक इट.